स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैलेंज सीरीज, जो कि राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके इर्द गिर्द जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपके लिए एक टास्क है दोस्तों, आप इसे चैलेंज के रूप में लें और 10 प्रश्नों का ये एक चैलेंज सीरीज है जिसमें आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान हैं, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान हैं, यह कथन किसका है? आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मैं आंसर करूं उससे पहले आप अपना आंसर दें, और फिर मैं जब आंसर बताऊं तो आप उससे अपना मिलान कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। यह कथन है दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का यह कथन है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं ये, और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। इस प्रकार प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इससे पहले एनी बेसेंट ने की थी 1917 में। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, सरोजनी नायडू। उन्होंने कहा था राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के पद पर रहते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा राजाओं की उपाधियां, विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? यानी आपको संविधान संशोधन बताना है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स हैं वो समाप्त किए गए? क्या है प्रिवी पर्स? आप आंसर करें उससे पहले मैं बता दूं कि प्रिवी पर्स, आपको ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन, बस इतना सा आंसर करना है। जब देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था दोस्तों, तो ऐसे राजा महाराजा वो जो हैं खुश नहीं थे कि उनकी रियासतों का विलय अपने देश के साथ किया जाए। तो इसीलिए उन्हें ऑफ़र दिया गया कि आपको बैठे बैठे कुछ अधिकार मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगी, आपको कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे। तो ये सब जो है वो प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार ये कहलाते थे, या उनको स्पेशल उपाधियाँ भी दी गई थी या धारण करने की जो छूट दी गई थी वो सब इसमें काउंट था। इन सबको एक साथ समाप्त किया गया। ये हुआ था दोस्तों 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1971 की बात है। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा राजाओं के प्रिवी पर्स जो हैं वो समाप्त हुए थे। इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, इनकी ये सबसे बड़ी जो कार्य हैं उनमें ये गिना जाता है राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना। क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री थी प्रथम कार्यकाल में, तो मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया था, और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इसको चुनौती दी गई कि ये संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध हैं। तो बहुत सारी बाधाओं को दूर करते हुए इसको समाप्त किया गया था संविधान में संशोधन करके। तो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? यानी हम अपने घरों पर भी तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। यह किस बात में हमें छूट मिली? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ आप अपने घरों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं सम्मान और आदर के साथ में? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित माना कि ये हमारा अधिकार है और हम फहरा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 19(1) क। अनुच्छेद 19(1) क के अधीन यह माना गया। और ये बात है दोस्तों सन 2004 की। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ थी जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BN खरे थे। उनकी अध्यक्षता में इस पीठ ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) क के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने घरों पर भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं सम्मान और आदर के साथ में। तो अनुच्छेद 19(1) क
के अंतर्निहित ये माना है। और वाद कौन सा था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, 2004 का ये केस है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? दोस्तों इस प्रश्न को समझना, आप पहले आप इसका आंसर कीजिएगा, फिर हम डिटेल में ये थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों, जुलाई में ये इलेक्शन हुए थे दोस्तों। जुलाई 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके तहत चुनाव हुए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने यह निर्वाचन या चुनाव जीता था बंगाल से। कहाँ से जीता था? बंगाल से। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ कि जिस क्षेत्र से डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव हुआ था, देश के विभाजन के साथ वह क्षेत्र चला गया था पूर्वी पाकिस्तान में। जो आज बांग्लादेश है उसमें 2 पाकिस्तान के हिस्से बने थे, उस समय एक ही देश बना था भारत से अलग होकर, पाकिस्तान। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो आज बांग्लादेश हैं वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो वो क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। बाद में यही जो पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बनता है सन 1971 में, तो उसमें चला गया। तो अब जाहिर सी बात है कि संविधान सभा में वो सीट भी ख़त्म हो गई, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उपचुनाव जीतकर वापस संविधान सभा के सदस्य बने। तो मैंने यहाँ पे निर्वाचन पूछा है, अगर यहाँ पे उपचुनाव शब्द आता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी की पुणे की जो संसदीय सीट थी पुणे की, वहाँ से वो जीतकर दोबारा उपचुनाव जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने थे और फिर उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बंगाल। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये आ जाएं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में उपचुनाव कहाँ से जीता था? पूना से। पूना कहाँ आता था? बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, आप प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है कि आपके सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और देखिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, और जो गलत होते हैं उन्हें आप पॉजिटिव लें, और उन्हें नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिएगा कि वो कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम आपके गलत ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए बेहतर काम आएगी आगे के जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों। और राजनीतिक विज्ञान से आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी फ़ायदे वाली है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए। साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग किसने की थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी जो बोलते हैं, ये एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्रदान करना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना। तो ये किसने डिमांड की थी? प्रश्न ये है साइमन कमीशन के सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने की थी? डॉक्टर अम्बेडकर ने यह डिमांड रखी थी कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करना चाहिए ब्रिटिश सरकार को। 1928 की यह घटना है दोस्तों। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 1928 में भारत आया था। तो जब भारत ये कमीशन आया तो इस कमीशन के समक्ष इन्होंने डिमांड रखी थी। क्या था दोस्तों साइमन कमीशन? ये 7 सदस्यों का एक कमीशन, एक आयोग था जो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था, क्योंकि उस अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। तो ये आयोग बनाया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें कुल 7 सदस्य थे। और जब ये भारत आए तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था विरोध? वो भी कारण जान लीजिएगा। क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने की वजह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। और इनके विरोध के दरमियान ही लाला लाजपत राय पर लाहौर में लाठीचार्ज हुआ, बाद में उनका देहांत हो गया था दोस्तों। तो ये एक सारा घटनाक्रम है। तो साइमन कमीशन के समक्ष जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की डिमांड डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। और भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।
उस समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। और भारत के प्रधानमंत्री थे जब ये संविधान संशोधन हुआ, राजीव गांधी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों जितने भी मैं ये एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस तथ्य के आसपास के जो जानकारियाँ हैं वो आपकी पुख्ता हो इसलिए बता रहा हूँ, ताकि उसके आसपास की जानकारियाँ आपको मजबूती के साथ मिलें और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो दोस्तों। हाँ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा यह अधिनियम, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यह अधिनियम पारित हुआ था 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह क्या है? एक न्यायिक एजेंसी है, एक अधिकरण कह सकते हैं, एक प्राधिकरण कह सकते हैं, जहाँ पे पर्यावरण से जुड़े हुए वाद सीधे आप कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई एनजीओ, कोई भी वहाँ पे अपना पक्ष रख सकता है, वाद दायर कर सकता है और पर्यावरण से संबंधित वाद यहाँ पे सुने जाते हैं। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन भी 2010 में हुआ है। कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 2010 में। एनजीटी करके भी पूछा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, 2010। और पर्यावरण से जुड़े विवाद हैं इसमें दायर करते हैं। और इसकी जो पीठ हैं प्रमुख, इसकी जो मेन वो है नई दिल्ली में है। और इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी शाखाएं हैं, वो देखिए पुणे में हैं, भोपाल में, चेन्नई में और कोलकाता में इनकी ब्रांचेज हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष बनता है एनजीटी का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न ये है, आपको आंसर करना है दोस्तों। सॉरी, एक प्रश्न यहाँ पे मिस हो रहा है दोस्तों। चलो पहले ये कर लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से यह पद लिया गया है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो एक पद प्राप्त करते ही दूसरा पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, वह राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के या यूँ कहें कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। 4 लाख रुपए इनका वेतन है दोस्तों। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो ये इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो मिस हो गया था वो देख लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को समाधान की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रश्न ये है, तो आपको अनुच्छेद बताना है दोस्तों। राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में उल्लेख हैं। और राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्तियां हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है दोस्तों। राष्ट्रपति की तो अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल की अनुच्छेद 161 में है। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ बेसिक अंतर हैं। जैसे राष्ट्रपति तो जो है मृत्युदंड भी माफ़ कर सकता है बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। और राज्यपाल को जो समाधान की शक्तियाँ हैं वो राज्य सूची में उल्लेखित विषय और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर हैं। और राष्ट्रपति को जो है वो संघ सूची, संवर्ती सूची के साथ साथ बाद में जो राज्य सूची पर भी उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो एक तरीके से राष्ट्रपति के पास में व्यापक शक्तियाँ हैं। और जो कोर्ट मार्शल के खिलाफ जो उनके निर्णय आते हैं वो गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं, वो अपराध भी माफ़ कर सकते हैं। ये भी जो हैं शक्तियाँ राष्ट्रपति में हैं लेकिन राज्यपाल में नहीं हैं। ये मृत्युदंड का पूछा जाता है कि क्या कोई राज्यपाल मृत्युदंड माफ़ कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों, खानों में नहीं लगाया, यानी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। सीधा सा तात्पर्य ये है दोस्तों। तो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 24 में। किस में है? अनुच्छेद 24 में, जो मूल अधिकार हैं दोस्तों भाग 3 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 जिसका प्रावधान करता है। तो 24 में जो है बच्चों के अधिकारों का उल्लेख है, उनका शोषण से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं कि कोई उनका शोषण नहीं कर सकता और जोखिम भरे कार्यों में उन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 में है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, घरेलू जो काम हैं, जैसे पिता का कृषि व्यवसाय है, तो ये अभी हाल ही में संशोधन हुए हैं, तो आप घरेलू कार्यों में उन्हें नियोजित किया जा सकता है बच्चों को। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, विवाह विच्छेद यानी तलाक और गोद लेना किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो प्रश्न ये है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना किस सूची का विषय है? यह है दोस्तों संवर्ती सूची का विषय है। किसका है? संवर्ती सूची का विषय है ये। संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर टकराव हो तो केंद्र का बनाया हुआ कानून रहेगा। और संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये 3 हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्रीय विधायिका, और राज्य सूची पर राज्य विधायिका। संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख है तीनों अनुसूचियों का, और 7वीं अनुसूची में ये जो हैं तीनों सूचियाँ दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो दोस्तों ये 10 प्रश्नों का संग्रह था। आपके 10 में से कितने सही हुए हैं आप मार्किंग कीजिएगा, अपने आप का मूल्यांकन कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और निवेदन है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों इसमें लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।